आज हम आपको बहुपद के प्रश्नावली 2.1 से क्वेश्चन को लेकर के और इसी के माध्यम से आपको हम आज समझाएंगे कि किस प्रकार से बहुपद के क्वेश्चनों को हम बहुपद की पहचान कैसे करते हैं और उनमें किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसी के संबंध में हम आप सभी को बताएंगे। और देखिए क्वेश्चन को कैसे लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इन क्वेश्चन को हम कैसे पहचान करते हैं। हमने आपको इसके पहले भी बताया है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और यह बहुपद जो होता है इसकी पहचान कैसे की जाती है। आज हम इस प्रश्नावली के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से बहुपद की पहचान की जाती है। जैसे मान लो प्रश्नावली 2.1 में दिया गया है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4x² - 3x + 7। इसमें पूछ रहा है कि यह एक इस प्रकार का एक चर में बहुपद है या नहीं। तो चूंकि एक चर में बहुपद क्या होते हैं, वह बहुपद जिनमें केवल एक व्यंजक, वो बहुपद जिसमें केवल एक व्यंजक होता है, वो क्या कहलाता है, एक चर में बहुपद कहलाता है। तो जैसे इसमें क्या है, एक चर क्या है, x है और ये भी x है, यहाँ पर x की घात 0 है, इसलिए ये क्या है, एक चर में अब ये बहुपद है कि नहीं है, तो इसके लिए इसकी घात कितनी है, 0। इसकी घात यह है घात 2, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0। तो इसलिए ये क्या है, ये एक बहुपद है। यहां पर कारण क्या लिखेंगे, कारण इसमें एक चर x है और दिए गए पद में घात क्रमशः 2, 1 व 0 है। अतः ये एक चर में बहुपद है। ये हम कारण दर्शाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 4x² - 3x + 7 ये दिया गया है। अब इसकी घात को हम देखें, ये x की घात 2 है, ये x की घात 1 है और ये क्या है, x की घात 0 है। तो एक चर में इसी प्रकार इनकी घातें कितनी हैं, 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 है। इसलिए बहुपद उसे कहते हैं दिए गए व्यंजकों के ऊपर यदि घात क्या है, पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त की गई हो तो वह क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 2, 1, 0 है, इसलिए हम कारण क्या देंगे, इसमें एक चर x है और दिए गए पदों में घात क्रमशः 2, 1, 0 है, अतः ये एक चर में बहुपद है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमको मिल जाए, जैसे मान लो दिया गया है दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में y² + √2 है।
इसमें क्या है, इसकी घात, ये क्या है, चर क्या है, चर y, केवल एक चर है, इसमें नहीं है, और इसकी घात कितनी है, घात 2 और कितनी है, 0 है। तो यह क्या है, यह अचर है, अचर राशि, इसलिए यहां पर y² प्लस √2, इसको हम क्या कहेंगे, यह एक चर में है और बहुपद है, क्या कहेंगे, ये एक चर में है तथा बहुपद है। ऐसे ही मान लो एक दिया जाए, इस तरीके का क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन दिया गया हो, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ये दिया है 3√t प्लस t√2, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 3 की घात 1/2, यानी अंडर रूट है, इसकी घात 1/2 प्लस t इंटू √2। इसको, इसमें कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, केवल जो चर राशियां हैं इन्हीं के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो देखिए इनमें क्या है, t है, यहाँ पर t है, ये तो एक चर में है, लेकिन घात इसकी क्या है, ये प्रत्येक में t, लेकिन घात क्या है, 1/2 और 1, अतः यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्याओं के रूप में हम इनको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यदि बहुपद में क्या होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3 इत्यादि होती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। लेकिन अगर बहुपदों में जो भी हमको पद दिए गए हैं व्यंजकों में, उन व्यंजकों में अगर घातें पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं है, तो इनको हम क्या कहेंगे, यह बहुपद नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, हम लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है कि x, y और z के पदों में, जैसे है x की घात 10, y की घात 3, t की घात 4, इस रूप में दिया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें x, y और t दिया गया है, ये क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये क्या है, x, y और t, ये भिन्न भिन्न चर हैं, अतः ये है एक चर में नहीं, अतः ये बहुपद नहीं। इसमें एक चर में नहीं, इसमें अलग अलग चर है, x है, y है, t है, और कोई आ जाता, तो इसलिए ये इसमें भिन्न भिन्न चर हैं, अतः ये क्या है, एक चर में बहुपद नहीं होता है। इसी प्रकार से हम आते हैं गुणांक की पहचान करते हैं। गुणांकों की कैसे पहचान की जाती है, गुणांकों को किस रूप में हम ज्ञात करते हैं, यह
गुणांक के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले गुणांकों की पहचान करना। गुणांकों की पहचान कैसे करते हैं? गुणांक की पहचान। गुणांक की पहचान के लिए जैसे एक समीकरण दिया जाए ax² प्लस bx प्लस c, इसमें a ये क्या है, b ये क्या है, c। इस जो बहुपद दिया गया है इसके गुणांक क्या है, इसके गुणांक x² का गुणांक a, x का गुणांक क्या है, b है, और अचर पद का गुणांक c। तो ये इसको हम इसको और ये इसको हम क्या मानते हैं, ये क्या है, इसका गुणांक है। जैसे मान लो कोई समीकरण दिया जाए कि 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर, तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x² तो ये है, x ये है और c ये है। अब अगर x² का गुणांक पूछता है तो x² के बगल ये है, x² के बगल 3, तो यहाँ पर कितना हुआ, 3 हुआ। x के बगल 4 b है, यहाँ x के बगल 4 है, तो इसलिए इसका गुणांक 4 होता है। तो अगर मान लो इस तरीके से दिया गया है कि 2 प्लस x² प्लस x में x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो यहाँ पर इस दिए गए जो पद हैं इनको हम क्या करेंगे, x² प्लस x प्लस 2 के रूप में हम संयोजित करेंगे। अब यहाँ पर x² का गुणांक देखेंगे तो यहाँ अगर किसी भी व्यंजक में वो व्यंजक कुछ न दिया गया, उस व्यंजक के पहले कुछ न दिया गया हो, तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं। x² है, यहाँ पर कितना मान लेंगे, 1 मानेंगे। तो x² का गुणांक बराबर कितना होगा, 1 होता है। अगर x का गुणांक पूछता तो x का गुणांक भी कितना होता, 1 होता। तो इस प्रकार से अगर इसमें हम इस तरीके का पूछा जाता है कि x² का गुणांक याद करो, तो x² का गुणांक क्या होगा, 1 होता है, 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए 1 मानेंगे, अतः x² का गुणांक कितना हुआ, 1 होता है। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को हल किया जाए, देखा जाए क्या मिलता है। जैसे मान लो दिया गया है कि 4 माइनस y², तो 4 माइनस y², यहाँ पर माइनस y² प्लस यहाँ पर है 4। अब यहाँ पर y² का गुणांक कितना है, y² का गुणांक बराबर कितना होगा, -1 होता है। y² का गुणांक कितना प्राप्त होता है, 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसका मतलब इसके पहले -1 है, इसलिए y² का गुणांक हम कितना मानेंगे, -1 मानते हैं। ऐसे ही मान लो दिया गया है, ये है 5t माइनस √4। अब इसमें t² का गुणांक, इसमें t² है नहीं, तो t² का गुणांक यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0t या t की घात यहाँ 0t² प्लस 5t माइनस √4। अब यहाँ पर
टी स्क्वायर के पहले क्या है 0 लिखा है, इसलिए टी स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। इस रूप में हम व्यक्त करते हैं। ये होता है घात को व्यक्त करना। ऐसे ही मान लो दिया गया है कि कुछ व्यंजकों को वह एक पदीय हैं, द्विपदीय हैं या त्रिपदीय हैं। पदों के रूप में अगर व्यंजकों को ज्ञात किया जाए तो पद के रूप में व्यंजक को कैसे हम प्राप्त करते हैं। पद के रूप में प्राप्त करने के लिए व्यंजकों को हम जैसे मान लो दिया है ax, फिर दिया है 3x प्लस y, फिर दिया है 4x प्लस 5y प्लस 3, 7x प्लस 8y प्लस 9z प्लस 8। देखिए जैसे ax मीन्स क्या है, यह एक पदी, इसमें केवल एक पद है। जैसे 3x प्लस y, इसमें एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तो क्या लिखेंगे 2 पद ये। इसी प्रकार 4x प्लस 5y प्लस 3, इसमें क्या दिया है एक पद, द्विपद, 3 पद, तो ये क्या है त्रिपदी, ये त्रिपदी है। ऐसे मान लो दिया हो 7x प्लस यह है 6y प्लस 9z प्लस 8, तो यहाँ पर क्या पद हैं 1 2 3 और ये 4, इसको क्या लिखेंगे चतुर्पदी। यानी जिसमें ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें योग या अंतर करके कई पद को जोड़ा जाता है, तो उसके द्वारा बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं, यानी बहुपद प्राप्त होते हैं। तो उसमें जितने पद जोड़ करके दिए गए हों उतने पदों की संख्याओं को हम गिन लेते हैं, उससे हम एक पदीय, द्विपदीय या त्रिपदीय या चतुष्पदीय या शून्य, अगर कोई पद नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे शून्य पदीय भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पदों को ज्ञात करने के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही और भी देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लो दिए गए हों दिए गए हैं, मान लो आपको कहा जाए मानक रूप लिखो। क्या चीज मानक रूप, मानक रूप में लिखना है x की घात 6 प्लस 3x धन 5x स्क्वायर प्लस 9x की घात 4 प्लस 6x की घात 7 प्लस x की घात 3। इस रूप में हो तो मानक रूप में क्या होता है, मानक मीन्स होता है दिए गए व्यंजकों को हम क्या करें, उनकी घातों के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया का नाम क्या है, समीकरण का मानक रूप होता है। तो घटते क्रम और बढ़ते क्रम, तो जैसे अंकगणित में क्या करते हैं आरोही या अवरोही क्रम लिखते हैं। तो आरोही या अवरोही क्रम लिखने का मतलब कि जैसे संख्याएं क्या हैं, छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी संख्याओं को क्या करते हैं उसी के अनुसार हम यानी छोटी से लेकर बड़ी की ओर चलते हैं। तो इस क्रिया को हम आरोही क्रम कहते हैं और बड़ी से
छोटी की ओर चलते हैं तो उन्हें हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि बीजगणितीय व्यंजकों का मानक रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है कि बड़ी घात को पहले जैसे 6x की घात 7, उसके बाद प्लस x की घात 6 प्लस 9x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 प्लस 3x। तो इसमें हम देखते हैं कि 7, 6, 4, 3, 2 और 1 ये क्या है, मानक रूप कहलाता है। इस मानक रूप में हम बीजगणितीय व्यंजकों को घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसी क्रिया का नाम क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। तो अगर मान लो कोई भी संख्या दी जाए, कितना भी बड़ा बीजीय व्यंजक हो, उस बीजीय व्यंजकों को हम उनके घातों के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो इसी क्रिया का नाम क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। तो जैसे मान लो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको मानक रूप लिखना है। तो जैसे मान लो दिया गया है x की घात 7 माइनस 3x की घात 5 प्लस √2 x प्लस 4/3 x की घात 3 माइनस 3x की घात 6 प्लस 8। तो इस रूप के लिए हम क्या करेंगे, इनका मानक रूप लिखेंगे। x की घात 7 ये माइनस 3x की घात 6, यह है माइनस 3x की घात 5, इसके बाद प्लस 4/3 x की घात 3 प्लस √2x प्लस 8। ये 6 फिर 5 फिर 7 6 5 3 1 और 0 ये हो गया। तो ये क्या है, इसका मानक रूप कहलाता है। यानी घात को हमने क्या किया है, व्यवस्थित कर लिया। सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर वो उससे भी छोटी और फिर लास्ट में सबसे छोटी लिखा। तो ये क्या है, मानक रूप कहलाता है। तो मानक रूप में हो चाहे जैसे रूप में हो, हम घातों को इस रूप में व्यवस्थित करते हैं तो हम मानक रूप में प्राप्त करते हैं। घात जैसे हो, चाहे सबसे पहले बड़ी घात को, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में हम सबसे छोटी घात को रखते हैं। तो ये हमारा मानक रूप होता है। मानक रूप में हम ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन था, इसको हल करना है।